दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये हमारा फोर्थ वीडियो है और आज इस फोर्थ वीडियो में हम यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग विश्व के भूगोल को महाद्वीप के अनुसार यानी कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले वीडियो में साउथ अमेरिका के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका एंड देन ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग यूरोप के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इस कॉन्टिनेंट से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन सभी तथ्यों को डिस्कस करेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक कर सकते हो, और अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करने का भी हक है आपको। बट बिफोर गोइंग टू डिसलाइक दिस वीडियो, आपको बताना होगा आखिर वीडियो में कमी कहाँ रही। ओके, चलिए। देखिए ये है वर्ल्ड मैप। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमने अपने चैनल का लोगो चेंज किया है। पहले कुछ और था, अब ये है। ओके, आपको कैसा लगा है लोगो? और यही लोगो रहेगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। पहले हमने साउथ अमेरिका को डिस्कस किया, फिर नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। आज हम लोग देखेंगे इसको। आप देखोगे कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया से जुड़ा हुआ है। इसकी लैंड बॉडी ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरह नहीं है, बिल्कुल सेपरेट नहीं है, ये एशिया के साथ ही जुड़ा हुआ है ये। ओके, चलिए आप लोग पहले यूरोप कॉन्टिनेंट के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक सी है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है। ठीक है, यहाँ ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये जिब्राल्टर जल संधि है जो कि अफ्रीका से जुड़ा हुआ है इससे ही। और यहाँ पर मिलेगा आपको रसिया। ये जो येलो वाला पोर्शन है इसको वेस्ट रसिया बोलेंगे। और आपको पता होगा कि वेस्ट रसिया जो है ये यूराल माउंटेन रेंज के माध्यम से अ, यूरोप से जुड़ा हुआ है। यहीं पर बहती है यूराल नदी। इस तरीके से ये जो नदी है यही है यूराल नदी, और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी जो है एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाती है, या कह सकते हैं कि शेष रसिया को यूरोप के साथ जोड़कर रखती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। आप ध्यान रखना, एक मोटी मोटी छवि आपके दिमाग में बन जाए, इसीलिए हमने आपको यूरोप का मैप दिखाया है। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। पहला सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा, उसमें तीन तरफ से इंडिया नीचे घिरा हुआ है पानी से। यहाँ पर पानी इस तरीके से है। ठीक है, तो जो लैंड बॉडी तीनों ओर से पानी से घिरी होती है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ओके, चलिए। इस महाद्वीप को, ये जो महाद्वीप है ये एशिया से बिल्कुल भी अलग नहीं है, बल्कि भूभाग से एशिया से जुड़ा हुआ है। देखिए यूरोप में मानव सभ्यता के विकास का काल जो है मध्यकाल या उसके बाद हुआ। आपको मैं एक चीज बता दूं, 1000 या 1200 ईसा पूर्व तक यहाँ पर यहाँ के जो लोग थे वो यायावर किस्म के थे। यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ये लोग क्या करते थे? शिकार मार कर अपना जीवन यापन करते थे। कोई डेवलपमेंट नहीं यहाँ पर। मानव सभ्यता का तो विकास एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में हुआ है। लेकिन एक समय जब आता है जब ये लोग बाहर निकलते हैं, दुनिया का दर्शन करते हैं, देखते हैं, खासकर इंडिया को, चाइना को, ये देखते हैं कि यहाँ के लोग तो बहुत समृद्ध हैं और बड़ा अच्छा सभ्य जीवन जी रहे हैं। इनके दिमाग में लालच आता है। खासकर फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों ने, इन्होंने, इनकी जो विस्तारवादी सोच थी और ये चालाकी कर करके इन्होंने एशिया में, अफ्रीका में बहुत से देशों को अपने अधीन किया, उनका आर्थिक शोषण किया। परिणाम ये हुआ कि दुनिया भर की संपत्ति यूरोप में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई। खासकर फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब यहाँ पर इकट्ठी होने लगी। और जब आपको पता है कि जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है, सारे संसाधन उसके पास होते हैं, तो दिमाग ज़्यादा तेज चलता है। और यही कारण था कि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति जैसी विश्वव्यापी घटना घटित हुई। और एक एक समय वो आया कि यूरोप ने शेष दुनिया को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका जो हैं ये इंग्लैंड का ही एक विस्तारित रूप है। ऐसा कहा जाता था कि इंग्लैंड में कभी सूरज नहीं डूबता है। उसका रीज़न ये था कि इंग्लैंड की जो टेरिटरीज़ हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, वो दुनिया भर में फैली हुई थी, और पूरी दुनिया में कहीं न कहीं सूरज तो निकलता ही है, तो वहाँ पर भी सूरज निकलेगा। तो ऐसा माना जाता था कि इंग्लैंड में कभी शाम नहीं होती या सूरज नहीं डूबता है। यही रीज़न था। ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक इसकी जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में। देखिए यहाँ की जो पर्वत श्रृंखला प्रमुख है वो आल्पस पर्वत श्रृंखला है। आप देखोगे इस तरीके से, ये जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं आप, यही है आल्पस पर्वत श्रृंखला। और ये
स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली के मध्य फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है, जो कि फ्रांस में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर इसके प्रमुख दर्रे, दर्रे का मतलब होता है एक नैरो लैंड बॉडी होती है, बहुत संकरी क्षेत्र होता है जहाँ से लोगों का आवागमन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं दर्रा। पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता होता है उसी को। बर्नार, सेंट गोथाई यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं और यहाँ से व्यापार भी होता है। ठीक है, यहीं पर है इसी आल्प्स पर्वत श्रृंखला में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस कॉन्टिनेंट में है? तो आपका आंसर यूरोप होना चाहिए। माउंट ब्लांक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला की है। और ज़्यादा डेप्थ में अगर पूछा क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है वो किन देशों के मध्य विस्तारित है? तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली। ठीक है, अगली पर्वत श्रृंखला है वासचीस या वासेचीस। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसके जस्ट जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है उसके उत्तर में देखिए, एक सेकंड में इसको इरेज करता हूँ। ये होगी आल्प्स पर्वत श्रृंखला और ये यहाँ पर छोटी सी जो है वो है, यहीं पर है वासेजीस पर्वत श्रृंखला। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है और इस यहीं से निकलती है राइन नदी। राइन नदी यूरोप की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिवर है। यहाँ से कोयले का व्यापार बहुत मात्रा में होता है इस नदी के माध्यम से, इसीलिए इसको कोल नदी भी कहते हैं। ध्यान रखना, राइन नदी को कोल नदी भी कहते हैं और जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा साझा करती है। राइन नदी के किनारे यूरोप के जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो बसे हुए हैं, जैसे रॉटरडम हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, स्टुटगार्ट हो गया, कोलोन हो गया। और स्टुटगार्ट आपको पता है कि मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया था स्टुटगार्ट में ही सबसे पहली बार, वो भी विदेश में। ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि किस वर्ष की घटना है ये, जब मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया था स्टुटगार्ट में। पेनाइन पर्वत श्रृंखला अगली जो है हमारी श्रृंखला है और ये आपको मिलेगी ब्रिटेन में। इस तरीके से फैली हुई है नॉर्थ टू साउथ और हाई क्वालिटी का कोयला यहाँ पर मिलता है, इसीलिए ये फेमस है। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला और ये आपको मिलेगी जर्मनी में। यहाँ पर है जर्मनी और इसी पर्वत श्रृंखला से यूरोप की प्रमुख नदी जैसे डैन्यूब जो है ये निकलती है। और आपको पता होगा जो डैन्यूब नदी है बहुत ज़्यादा फेमस है। 8 देशों से ये प्रवाहित होती हुई जाती है और इसके किनारे पर कई देशों की राजधानियाँ भी हैं। उनमें से फेमस है बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट भी इसी के सहारे है और ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना भी इसी के किनारे पर बसी हुई है। ठीक है, ये जो डैन्यूब नदी है इसके किनारे पर। जॉलॉन पर्वत श्रृंखला जो है ये स्वीडन और नॉर्वे में मिलेगी। देखिए ये है नॉर्वे, एक सेकेंड, ये है नॉर्वे और ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये फैली हुई है जॉलैन पर्वत श्रृंखला। ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है नॉर्वे और स्वीडन के बीच में। ओके, काकेशस पर्वत श्रृंखला ये काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला में संपूर्ण यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज स्थित है। काकेशस पर्वत श्रृंखला, ब्लैक सी देखेंगे आप, ये वाला हो गया ब्लैक सी, और कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर ये वाला हो गया। ठीक है, यहीं पर है ये काकेशस पर्वत श्रृंखला यहाँ पर, और यहीं पर माउंट एल्ब्रुज संपूर्ण यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है। कैंटाब्रियन पर्वत जो है स्पेन के उत्तर में मिलेगा आपको। आप देखोगे ये स्पेन है और यहाँ पर इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला। ओके, और कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला जो है पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया इन सभी के मध्य फैली हुई है। आप देखोगे ये पोलैंड हो गया और रोमानिया, इस तरीके से ये फैली हुई है माउंटेन रेंज कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला। चलिए, आपको बस इतना याद रखना है कि कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? यूरोप में है। ठीक है, कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला कहाँ किस देश में है? स्पेन में है और यूरोप में है। बस इतना याद रखिए आप लोग। अब आते हैं प्रमुख पठार कौन कौन से हैं यहाँ पर। देखिए सबसे प्रमुख है बोहेमियम का पठार और ये चेक गणराज्य और जर्मनी में विस्तारित है। आप देखोगे कि ये जो कंट्री है ये तो जर्मनी हो गया और यहाँ पर ये देख रहे हैं ये वाला, ये हो गया चेक गणराज्य, यहीं पर है बोहेमियम का पठार। आपको बस इतना याद रखना, बोहेमियम का पठार यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। बाबेरियन का पठार प्योरली जर्मनी में पड़ता है। अनातोलिया का जो पठार है वो तुर्की में ऑन्टिक और टोरस पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ पर कीमती ऊनों के लिए प्रसिद्ध अंडोरा भेड़ का जो है पालन होता है। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है, इतना याद रखिए बस। लोम्बार्डी का मैदान जो है ये भी इटली में है और यहीं से निकलती है पो नदी, और ये जो पो नदी है इसको इटली की गंगा कहा जाता है।
इटली का प्रसिद्ध शहर वेनिस भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। एक्चुअली ये जो शहर है ना वेनिस, ये पूरी तरीके से वाटर बॉडी में डूबा हुआ है। यहाँ पर लोग रोड क्रॉस नहीं करते, यहाँ पर जो है एक वाटर बॉडी होती है, उसको नाव के माध्यम से क्रॉस करते हैं। ठीक है, नाव ही यहाँ पे चलती हैं, गाड़ियाँ नहीं चलती हैं इस शहर में, क्योंकि ये पूरी तरीके से डूबा हुआ शहर है। ठीक है, वेनिस जो है, आप देखना गूगल पे सर्च करके वेनिस के बारे में, आपको वहाँ सारी चीज़ें डूबी हुई मिलेंगी पानी में, घर भी पानी में बने हुए हैं। ठीक है, इटली की गंगा कहा जाता है इसको। चलिए, प्रमुख सागर में जैसे श्वेत सागर यानी व्हाइट सी को देखोगे आप, सबसे ऊपर देखोगे यहाँ पर फैला हुआ है ये व्हाइट सी, आर्कटिक का एक भाग है और ये बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसको श्वेत सागर बोलते हैं। उत्तरी सागर में आप जाओगे यानी नॉर्थ सी में, तो आप यहाँ देखिए, ये है नॉर्थ सी, ये ब्रिटेन के पूर्व में स्थित है यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रिटेन है ये वाला, और यहाँ पर है नॉर्थ सी। बाल्टिक सागर यूरोप के मध्य में स्थित है, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, यही है बाल्टिक सागर, और इस सागर की लवणता सबसे कम है, यानी खारा पानी नहीं है यहाँ का इतना ज़्यादा। विस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये विस्के की खाड़ी है यहाँ पर। फ्रांस की प्रमुख नदी जो है लायर नदी इसमें अपना मुहाना बनाती है। एल्ब नदी जो है जर्मनी की एक प्रमुख नदी है, यहाँ पर है, ये है जर्मनी, इस तरीके से ये नदी बहती है। और हेमबर्ग शहर जो है जर्मनी का बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो यहीं पर इसी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखना, एल्ब नदी यूरोप में है, यूरोप में भी जर्मनी में। बोथानिया की खाड़ी जो है बाल्टिक सागर के उत्तर में स्थित है। देखिए, आप ये देख रहे हैं स्वीडन और फिनलैंड के मध्य है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, या तो पूछ लेगा बोथानिया की खाड़ी किस महाद्वीप में है, तो आपका ऑप्शन आंसर जो है यूरोप होना चाहिए। और पूछ सकता है बोथानिया की खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है, तो स्वीडन और फिनलैंड के मध्य है, यही है बोथानिया की खाड़ी, इस तरीके से ये जो लंबी लंबी है। ओके, चलिए, प्रमुख सागर देखिए, एड्रियाटिक सागर जो है आपको मिलेगा इटली के पूर्व में, और ओट्रांटो जल संधि से इसे यूनियन सागर से अलग करती है। देखो यहाँ पर मिलेगा एड्रियाटिक सागर, ये जो देख रहे हैं ये है इटली, और इसके जस्ट बराबर में एड्रियाटिक सागर है, और यहाँ पर इयोनियन सागर मिलेगा आपको, ये वाला पोर्शन जो है इयोनियन सागर है, और इसको ओट्रांटो जल संधि जो है यहाँ पर है, इस तरीके से इसको जोड़ती है या अलग करने का काम करती है। कैस्पियन सागर देखिए, ये है कैस्पियन सागर, यूरोप और एशिया के मध्य सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यूरोप की बोल्गा और यूराल नदी इसी में आकर गिरती हैं। ध्यान रखना, हमने आपको बताया यूराल नदी जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, तो वो कैस्पियन सागर में ही आकर गिरती हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप इस पर स्पेन और पुर्तगाल देश बसे हुए हैं। देखो ये जो पेनिनसुला देख रहे हैं, हमने बताया था पेनिनसुला वीडियो के स्टार्टिंग में, जो वाटर बॉडी तीनों ओर से पानी से घिरी हुई हो वह प्रायद्वीप कहते हैं। स्पेन हो गया ये वाला, और ये लंबा लंबा सा हो गया पुर्तगाल। ठीक है, ये दोनों ही देश आइबेरियन प्रायद्वीप पर बसे हुए हैं, इसको याद रखना। देखिए आप, ये टर्की है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये साइप्रस देश है, और ये तुर्की के दक्षिण में स्थित है और भूमध्य सागर के पूर्व में, ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर है इस तरीके से, और यहाँ पर ये पूर्व में स्थित है साइप्रस। साइप्रस एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जिसके नक्शे पर जिसके झंडे पर उस देश का नक्शा ही बना हुआ है, और ये है प्रायद्वीप, जो है द्वीप है। और ये जो देश है साइप्रस, ये खट्टे फलों के लिए फेमस है। एक्चुअली यहाँ पर तुर्की जो है क्लेम करता है इसको, तो आधा पोर्शन जो है तुर्की द्वारा शासित है साइप्रस का, और आधा यहाँ के साइप्रस के लोगों के द्वारा। हालांकि तुर्की अपना पूरा क्लेम करता है, बट इंडिया साइप्रस के पक्ष में हमने देखा है, इंडिया इसको सपोर्ट भी करता है साइप्रस को, बिकॉज तुर्की जो है हमें कश्मीर के इशू पर जो है सपोर्ट नहीं करता है, वो पाकिस्तान का साथ देता है वहाँ पर, तो हमें साइप्रस का साथ देना चाहिए। ठीक है, ये देख रहे हैं हल्का सा ग्रीन बॉडी, यही है साइप्रस। प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, देखिए कोर्सिका द्वीप जो है आपको फ्रांस में मिलेगा, ये जो है कोर्सिका द्वीप यहाँ मिलेगा फ्रांस में। सार्डिनिया और सिसिली ये सभी आपको मिलेंगे, देखिए ये तो फ्रांस द्वारा हो गया, एक सेकेंड, ये जो ग्रीन कलर है यही है कोर्सिका द्वीप। सार्डिनिया द्वीप इसके जस्ट नीचे दिखेंगे, इटली द्वारा शासित ये वाला, और सिसिली द्वीप यहाँ पर मिल जाएगा आपको ये वाला। ठीक है, ये वाला, और ये सभी भूमध्य सागर में मिलते हैं। यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ यहाँ एक देश है माल्टा। माल्टा बहुत छोटा सा देश है, और जिसकी राजधानी है वेलेट्टा। बस आपको याद रखना है, माल्टा स्थित है कहाँ पर, भूमध्य सागर में। किसका पार्ट है, यूरोप कॉन्टिनेंट का। ओके, लिपारी द्वीप समूह भूमध्य सागर में ही स्थित है,
और यहीं पर है स्ट्राम्बोली नामक ज्वालामुखी, जो कि चर्चा में बना रहता है। एक्टिव जो वोल्केनो है ये, और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। यहीं पर मिलेगा आपको लिपारी द्वीप समूह। ठीक है, भूमध्य सागर में, बस इतना याद रखना है। स्ट्राम्बोली जो है ज्वालामुखी कहाँ पर है? लिपारी द्वीप में। और लिपारी द्वीप कहाँ पर है? भूमध्य सागर, यूरोप में। ओके। आइसलैंड जो है ब्रिटेन के उत्तर में मिलेगा आपको। ये देख रहे हैं आप, ये है आइसलैंड, ब्रिटेन के उत्तर में। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रमुख जल संधि के बारे में। देखिए जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के मध्य है। देखो ये तो रहा अटलांटिक सागर, एक सेकेंड, ये है अटलांटिक सागर, इस तरीके से फैला हुआ है, और यहाँ पर है भूमध्य सागर। आप देखोगे यहाँ पर ये है नैरो बॉडी, ये स्पेन और अफ्रीका के मध्य स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है, और भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, यहीं पर है, ध्यान रखना। वास्पोरस जल संधि ये मरमरा सागर और काला सागर के मध्य है। देखिए ब्लैक सी ये रहा, यानी काला सागर, और ये छोटा सा देख रहे हैं आप इस तरीके से, यहाँ पर यही है मरमरा सागर। ठीक है, डार्डेन जल संधि जो है ये मरमरा सागर और इसके जस्ट यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर ये है जो है एजियन सागर, इसको जोड़ने का काम करती है। इसको इम्पोर्टेंट ज़्यादा खास नहीं है, बस जिब्राल्टर जल संधि याद रखिए और वास्पोरस जल संधि याद रखिए आप। इंग्लिश चैनल को भी याद रखिए आप लोग, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ब्रिटेन और यूरोप के मध्य स्थित है। आप देखोगे ये है ब्रिटेन, और इस शेष यूरोप को अलग करने वाले जो चैनल है वो इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर यही है इंग्लिश चैनल। और ब्रिटेन की कैपिटल जो है लंदन और फ्रांस की कैपिटल पेरिस, इनके मध्य एक अंडरग्राउंड सुरंग है, रेलवे सुरंग है। ठीक है, जिसको यूरो स्टार सुरंग कहते हैं, यूरो स्टार नामक रेलवे सुरंग है। ये लंदन से पेरिस तक इसका आवागमन होता है। ठीक है, प्रमुख नदियों में हम लोग देखेंगे अब, एल्ब नदी बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये हमने अभी बताया था आपको, ये जर्मनी की नदी है, और जर्मनी आपको मिलेगा, एक सेकेंड, ये है जर्मनी, और यहीं पर ये है बीचों बीच से एल्ब नदी गुजरती है और जो है उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है। फ्रांस की सीन नदी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि पेरिस इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये है फ्रांस और यहीं पर है सीन नदी। रो नदी, इसका उद्गम जिनेवा झील से हुआ है और भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है, और इस नदी की घाटी में मिस्ट्रल नामक जो स्थानीय पवन है शोर करती हुई चलती हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और इस नदी की जो घाटी है वो बहुत ज़्यादा संकरी है, तो शोर करती हुई चलती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो नदी हमने बताया इटली की गंगा के नाम से फेमस है, और टाइबर नदी जो है इटली की नदी है ये भी, और रोम इसी नदी के किनारे पर स्थित है। रोम को शाश्वत नगर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और विस्टुला के बारे में बात करें तो इसके किनारे पर पोलैंड शहर बसा हुआ है, वॉर्सा, पोलैंड का एक शहर है वॉर्सा। पोलैंड की एक्चुअल कैपिटल ही वॉर्सा है। ये देखेंगे आप, ये है पोलैंड यहाँ पर। ठीक है, और इसका शहर जो है वॉर्सा विस्टुला नदी पर फेम बसा हुआ है। देखिए इतना याद रखिए बस, विस्टुला नदी पोलैंड की नदी है। ओके, चलिए स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से होते हैं? देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर, आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी आपकी जो स्लाइड्स आएंगे उनमें। और स्कैंडिनेवियन देश में आपको नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये जो तीनों देश हैं इस तरीके से ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहे जाते हैं। हालांकि भाषा के आधार पर आइसलैंड भी इसमें जोड़ लिया जाता है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं ग्रीन पोर्शन, ये जो है डेनमार्क है, इसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। बट मेनली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तीन ही है। और एक चीज़ और याद रखना, ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है भौगोलिक रूप से, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये जो डेनमार्क है ना, इसका कब्जा है इस पर, यहाँ पर, यानी डेनमार्क के द्वारा ये शासित है ग्रीनलैंड। और एक और ग्रुप है वेनिलक्स ग्रुप, इसमें आपको नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग यहाँ मिलेंगे, ये कंट्रीज इस तरीके से, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग यहीं पर हैं, और ये वेनिलक्स कंट्री कहलाते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय मिल जाएगा आपको। स्वीडन को ब्यूटी ऑफ बाल्टिक सी कहते हैं, स्वीडन को, ये देखिए ये है स्वीडन, और ब्यूटी ऑफ बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सागर है यहाँ पर। अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्वीडन की कैपिटल क्या है? ठीक है, कोको बक्सी जो है यूक्रेन की एक रेडियम की खान है। देखिए यहाँ पर यूक्रेन है, और आपको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन जो है पिछले 2 साल से युद्ध में उलझे हुए हैं। ठीक है,
पेचौरा बेसिन आपको मिलेगा, रूस का एक कोयले का क्षेत्र है, यहाँ पर मिल जाएगा पेचौरा बेसिन। फ्रांस का लॉरेंस क्षेत्र लौह अयस्क के लिए फेमस है। और रूर बेसिन जो है जर्मनी में है और ये भी कोयले के लिए फेमस है। और कंपाइन ये क्षेत्र जो है बेल्जियम में मिलेगा आपको, यहाँ पर ये बेल्जियम है, ये जो बैगनी कलर का है यही है। ठीक है, और ये भी कोयले के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है। और इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। जैसे भारत जो है तीनों ओर से प्रायद्वीप से घिरा हुआ है, उसी तरीके से आप देखोगे ये जो इटली है इस तरीके से ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। मार्को पोलो यहीं का यात्री था, हमारे जो भारत में आया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि मार्को पोलो जो है वो किस भारतीय शासक के समय में भारत आया था। पीसा की झुकी हुई मीनार आपको यहीं पर मिलेगी इटली में। एक्चुअली ये 45 डिग्री झुकी हुई है, यहाँ पर ग्रेविटी का कंसेप्ट है, इसलिए ये गिरती नहीं है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और ये एक प्रमुख बंदरगाह भी है। पुर्तगाल ये है इस तरीके से। ठीक है, ये स्पेन हो गया और ये हो गया पुर्तगाल। और इसकी राजधानी वाइन पोर्ट भी कहते हैं इसको। यहाँ पर एक्चुअली वाइन ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। ठीक है। यूक्रेन में यूरोप का सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होने के कारण यूक्रेन को बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को विश्व का खेल का मैदान कहा जाता है। नीदरलैंड की न्यायिक राजधानी द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बना हुआ है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो आपको मिलेगा नीदरलैंड की कैपिटल की जो है द हेग वहाँ पर। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो प्रमुख देश हैं और उनकी जो राजधानियाँ हैं वो दे रखी हैं हमने। आप इनको पढ़ लीजिए, पॉज कीजिए यहीं पर, या फिर एक काम कीजिए इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्टिनेंट था यूरोप कॉन्टिनेंट इतना ही है। और यकीन मानिए अगर आपने इसको एक दो बार और देख लिया और पीडीएफ इसको सेव करके रख लिया आपने, और एग्ज़ाम जब आता है आपको तो पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, रिवाइज कर लिया कीजिए उसको। और आई प्रॉमिस यू यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस और सभी चीज़ को, सभी तथ्यों को यहाँ पर हमने कवर किया है। बस एक चीज़ और हमने कवर नहीं की है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि हमने देश और उनकी जो मुद्राएं हैं उनको कवर नहीं किया है। हालांकि मुद्रा हमने इसलिए कवर नहीं की क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में 27 देश आते हैं और सभी की मुद्रा एक ही है, यूरो। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया है। बाकी आपके अगर यूरोप से क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है और अगर शेयर करना चाहते तो कर सकते हो। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।